अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उबैद। लास्ट क्लास में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर किस तरह काम करते हैं। आज हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? पीएचपी में हम किसी भी वैल्यू को, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो या स्ट्रिंग टाइप वैल्यू हो, जब किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो हम एक वैल्यू वेरिएबल को असाइन करवा रहे होते हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर हम जो है बहुत सी वैल्यूज़ को एक दूसरे वेरिएबल में मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले जो हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं तो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल का एक ऑपरेटर होता है। इक्वल का ऑपरेटर कुछ इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या, मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। क्या होता है, इसमें राइट वैल्यू मूव करवाई जाती है लेफ्ट वैल्यू में। चलें मैं आपको प्रैक्टिकली इसका साथ साथ करके दिखा देता हूँ। मैं एग्ज़ाम ओपन कर लूँ, सर्वर को स्टार्ट कर लूँ, प्लस सबलाइन को ओपन कर लूँ। ठीक है, फाइल सेव एज 11.php। ठीक है, और ये PHP का वेरिएबल ओपन किया, क्लोज किया और ओपन किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक सिखा देता हूँ कि एक वेरिएबल हम जनरेट करते हैं जिसको हम लिख देते हैं, वेरिएबल का नाम $i इज इक्वल टू 10। इसमें क्या होता है कि ये 10 वैल्यू जो है असाइन की जा रही है i को। ठीक है, अब i के अंदर वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी 10। ठीक है, इसी तरह एक हम वेरिएबल बना लेते हैं y इज इक्वल टू $i। नेक्स्ट लाइन में, 5 लाइन में इस वक्त i की वैल्यू 10 हो चुकी है। 10 जो वैल्यू असाइन, अब i की वैल्यू असाइन हो रही है y को। इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये हमेशा मतलब कि राइट की वैल्यू जो होती है वो लेफ्ट में मूव होती है, कभी भी लेफ्ट की वैल्यू राइट में मूव नहीं होती। ठीक है, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, जब भी आपकी वैल्यू इस फॉर्म में होगी तो वो हमेशा असाइन हो रही होगी। इसी तरह हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के अंदर भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे z इज इक्वल टू $a इज इक्वल टू $b इज इक्वल टू $y। इसका मतलब है कि मैंने एक ही लाइन में इस वक्त 4 वेरिएबल का लगा दिए हैं, जो असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिए हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के कि ये z असाइनमेंट ऑपरेटर a, फिर ऑपरेटर, फिर b, फिर ऑपरेटर, फिर y। इसका मतलब है ये आइट्रेशन जो है यहाँ पे आके प्रोग्राम जो है इस तरह मूव करेगा कि जो y के अंदर वैल्यू जो कि इस वक्त 10 आई है, यहाँ से 10 मूव हुई इसमें, यहाँ से i की वैल्यू 10 होगी, y में चलेगी i की वैल्यू, i की वैल्यू इस वक्त 10 है तो y की वैल्यू भी 10 होगी। यहाँ पे y की वैल्यू 10 है जो b को असाइन हुई, b की वैल्यू अब 10 हो जाती है तो a को असाइन होगी, जो a की वैल्यू 10 होगी वो z को असाइन होगी। मतलब ये इस तरह वैल्यूज मूव कर रही होती हैं। ठीक हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर इनको कहते हैं कि हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कैसे वैल्यू मूव करवा सकते हैं। चलें हम सारे वेरिएबल एक बार प्रिंट करवा के लेते हैं कि $i की वैल्यू क्या है। यहाँ पे डॉट लगा के कंकैटिनेशन लगा के मैं br लगा देता हूँ नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, और इसको कंट्रोल कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, i y b, उसके बाद a, उसके बाद z। ठीक है, सेव करता हूँ तो ये सब की वैल्यू यहाँ पे 10 ही शो करवाएगा। चले मैं चेक कर लेता हूँ। लोकल होस्ट PHP में 11 क्लास।
ठीक है, ये देखिए सबकी वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं जाके असाइन इसको करवा दूँ 16, इसका मतलब है 16 ऊपर y की वैल्यू और होगी और नीचे y की वैल्यू और होगी। यहाँ पे आपको प्रिंट 16 ही होगा, लेकिन अगर आप यही प्रिंट इस लाइन से ऊपर मतलब 4 और 5 के दरमियान करते हैं देन ये वैल्यू आपको 10 देगा। ये देखें 10, 16, 16, 16, 16, ठीक है। इसका स्कोप यहाँ पे चेंज हो जाता है कि हमने 16 वैल्यू असाइन करी जो y, b, a और z सबको असाइन होगी। हम एक लाइन के अंदर भी मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर वैल्यूज असाइन इस फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक मतलब कि असाइनमेंट ऑपरेटर सिर्फ इक्वल नहीं है, बहुत से ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जिनको आप मतलब के यूज़ कर सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह, जैसे हम अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू होती है x, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ कि x की वैल्यू अगर ऊपर हमारे पास, सॉरी यहाँ पे मैं i ले लेता हूँ, इज इक्वल टू $, एक मतलब i वैल्यू है, हमने i के अंदर ही वैल्यू स्टोर करवानी है, कौन सी, $y की, ठीक है। मैं यहाँ पे न्यू वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ, यहाँ पे जाके $i की वैल्यू 10 है, $y की वैल्यू मैं कहता हूँ 15 है, ठीक है। तो i और y की वैल्यू मैं चाहता हूँ कि दोबारा i में स्टोर करवाऊँ, तो यहाँ पे क्या लॉजिक होगी, यहाँ पे i की वैल्यू 10 होगी और y की वैल्यू 15 होगी। यहाँ पे i की वैल्यू प्रिंट जो होगी वो हमारी अगेन जो लास्ट वैल्यू हमारे पास प्रिंट आएगी वो 25 आएगी, ठीक है। चलें सेव करते हैं, ये असाइनमेंट हो गया है, मतलब कि y और i की वैल्यू, मतलब कि ये i की वैल्यू पहले 10 थी, लेकिन यहाँ पे जब एडिशन हो गई हमारी, हमने इन दोनों को सम कर दिया, प्लस कर दिया, तो i की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें 25 आंसर आया। लेकिन इस असाइनमेंट ऑपरेटर को हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम इस i, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जो वैल्यू है i की है और i को ही स्टोर हो रही है, तो मैं इसके लिए एक ये ऑपरेटर है कि प्लस इक्वल का ऑपरेटर यूज़ करूँ, ठीक है। इसका तरीका का मतलब ये होता है कि सबसे पहले i के अंदर वैल्यू i को ऐड, i के साथ y को ऐड करो, उसके बाद असाइन करवाओ, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ, इस ऑपरेटर का मकसद ये होता है कि ये जो i है इसको और y को जमा करो, फर्स्ट ऑपरेटर प्लस का है तो ये दोनों को जमा करो, देन जो वैल्यू आंसर आए उसको i में स्टोर कर दो। अब देखें इसका भी आंसर 25 ही आएगा, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ तो 25 ही आंसर रहा है हमारा। हमारे ये शॉर्टकट मेथड है, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर एडिशन के लिए हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम इक्वल को पहले लगा दें और एडिशन प्लस को बाद में लगाएं, इसका मतलब होता है पहले y की वैल्यू i को असाइन करो, देन दोनों को ऐड करो, ठीक है। समझ आ गई, पहले i की वैल्यू और y की वैल्यू को असाइन करो, y की वैल्यू i को असाइन करो, देन ऐड करो। ये देखें आंसर डिफरेंट आया कि i की वैल्यू तो 15 हो चुकी है, ठीक है, y की वैल्यू 15 है, उसने i को वैल्यू 15 दे दी हुई है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर हमारे लिए इस तरह काम करेगा, तो हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे इसको यूज़ करना होता है। इसी तरह अगर हमने नेगेटिव कोई वैल्यू माइनस करवानी है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस इक्वल लगा देंगे। इस असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है पहले आप i में से y की वैल्यू माइनस करो, i की वैल्यू 10 एंड 15, देन i की वैल्यू प्रिंट करो, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो आंसर क्या आता है, -5 आ गया, ठीक है। हमारे पास सेकंड ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन का ये वाला होगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर होगा कि i की वैल्यू y के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए उसको i में स्टोर कर दो, ठीक है। चलें देख लेते हैं क्या आंसर आता है। ये देखिए 150 हमारे पास आंसर आ गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 15
150। ठीक है, इसी तरह डिवीजन के लिए ये ऑपरेटर यूज़ होगा कि इन दोनों की वैल्यू को 10 डिवाइडेड बाई 15 करो, देन इक्वल करो, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह मॉडुलस के लिए जो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए मॉडुलस का ये साइन यूज़ होता है। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें 10 आंसर आ गया। 10 क्यों आया कि 10 को 15 पे डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर मैं इसको 100 कर दूं तो वो मॉडुलस पूरा, मतलब 10 को 15 पे करेंगे तो 15 0 के साथ मल्टीप्लाई होके वही आंसर देगा और मॉडुलस में 15 आएगा। क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था मॉडुलस जो होता है उसके में पॉइंट की वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, बल्कि मैं 95 कर लेता हूँ। आई की वैल्यू 95 है, आई की वैल्यू 95 है। 95 के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, 5 आंसर मेरे पास आ गया। ठीक है, ये 5 आंसर मेरे पास रिमेनिंग में आया। ठीक है, तो ये मॉडुलस का काम होता है। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास इक्वल, माइनस इक्वल, प्लस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल एंड परसेंटेज इक्वल जो है ये मतलब कि मेरे पास आंसर आता है। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर में आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे मैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है इस ये वाला, मैं कमेंट्स कर देता हूँ और बाद में इसको डिफाइन भी कर देता हूँ। इसको हम इक्वल ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, ये दो वैल्यू को इक्वालिटी चेक करेगा कि दो वैल्यू एक जैसी हैं कि नहीं। लाइक मतलब कि अगर हमने एक वेरिएबल के अंदर 10 है और दूसरे वेरिएबल के अंदर भी 10 है तो देन ये ट्रू देगा। जो कंपैरिजन जितने भी ऑपरेटर हैं ये आपको हमेशा आंसर इक्वल मतलब कि ट्रू और फॉल्स में ही देंगे कि ये फॉल्स है या ट्रू है। इसी तरह एक ऑपरेटर है ट्रिपल इक्वल के साथ। ठीक है, इसको आइडेंटिकल ऑपरेटर कहते हैं। ये ऑपरेटर चेक करेगा कि आपकी दोनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू बराबर होनी चाहिए, प्लस आपका जो है वेरिएबल के अंदर जो वेरिएबल का डेटा टाइप है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, ये इसको करेगा। अगर डेटा टाइप सेम होगा प्लस डेटा उसका सेम होगा, वैल्यू सेम होगी, देन ये ट्रू आपको देगा, आंसर ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है ये साइन, इसको हम कहते हैं नॉट इक्वल। ये देन आपको ट्रू वैल्यू आंसर देगा जब आपकी वैल्यू दोनों सेम ना हो। ठीक है, उसके लिए ये यूज होता है। इसी तरह हमारे पास ये ऑपरेटर भी यूज होता है जिसको हम नॉट इक्वल कहते हैं। ठीक है, इस ऑपरेटर का मतलब भी नॉट इक्वल है। जैसे ऊपर वाला ऑपरेटर यूज और होता है वैसे ही ये आंसर बताता है। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी देन ये आंसर ट्रू देगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये ऑपरेटर है नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, नॉट आइडेंटिकल ऑपरेटर ये तब आपको ऑपरेटर देगा मतलब जब आपकी टाइप्स सेम नहीं होंगे। सेम टाइप मतलब कि ट्रू तब देगा जब आपकी टाइप सेम ना हो। ठीक है, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ग्रेटर का ऑपरेटर है। ठीक है, ये ग्रेटर वैल्यू जब भी आपकी राइट वाली वैल्यू लेफ्ट से ग्रेटर होगी देन आपको ये ट्रू देगा। इसी तरह लेस का ऑपरेटर है, ये देन आपको वैल्यू जो आंसर है वो ट्रू देगा जब आपकी लेफ्ट वाली वैल्यू राइट से लेस होगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल है। ठीक है, ये ऑपरेटर उस वक्त ट्रू देगा
जब आपकी वैल्यू ग्रेटर होगी, राइट वाली वैल्यू ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, दोनों मतलब कि यहाँ इक्वल होगी या ग्रेटर होगी, दोनों कंडीशन इक्वल और ग्रेटर को कवर करेगा। इसी तरह ये लेस इक्वल, ठीक है, ये तब ट्रू देगा जब आपकी लेफ्ट वाली वैल्यू लेस होगी और या इक्वल होगी राइट वाली वैल्यू से, ठीक है। चलें अब इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। प्रैक्टिकल में क्या है कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, आर्म्स इज इक्वल टू एक वेरिएबल यहाँ पे मतलब के वेरिएबल के बजाय वैल्यू ही ले लेता हूँ, 10 इज इक्वल टू 10, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये तब ट्रू देगा जब आपकी 10 10 के इक्वल होगा। चले इसको ट्राई कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट आर्म्स डॉट BR, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक मतलब के अपने व्यू करने के लिए ये ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। 1 मिनट है, का 41 लाइन पे एरर है। 41 लाइन कहाँ पे है, 1 मिनट इसको रिमूव कर दें क्योंकि हमें इसको चेक करते हैं। मैं देख लूँ यहाँ पे $, दिस, हाँ जी, यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं हमने लगाया। रिफ्रेश किया तो ये देखें इसमें 1 आ गया, ठीक है। आपने इसको देखना है, ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको पता चल जाए 1 जब भी आएगा इसका मतलब आंसर ट्रू है, ठीक है। ये मतलब कि इक्वल मैंने ये इसलिए लगाया है कि ये इसको साइन ट्रू और फॉल्स में करेगा। चले मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। ये देखें 1 प्रिंट कर रहा है। 1 क्यों प्रिंट कर रहा है कि 10 इज इक्वल टू 10 है, तो इसने इसको मतलब ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है, तो यहाँ पे आंसर जो है ट्रू हो जाएगा। अगर मैं इसको 11 कर देता हूँ, ठीक है, 11 कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये कुछ नहीं जाएगा। जब कोई वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर नहीं आ रही इसका मतलब 0 है, ठीक है। 0 का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, आंसर हमें फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैं एक वेरिएबल को कंपैरिजन करवा के देख लेता हूँ। $A कंपैरिजन कर रहा हूँ $B के साथ, ठीक है। सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें 1 आ रहा है, ठीक है। अब क्यों A और B का 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर कोई ना कोई वैल्यू ड्रैग हो रही है। 16 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 16 आ रहा है। चले मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, $A इज इक्वल टू 10, $B इज इक्वल टू 12, ठीक है। सेव किया, अब ये फॉल्स देगा, ठीक है, ये देखें फॉल्स आ गया। इसी तरह अब सेकंड कंडीशन आइडेंटिकल में चले जाते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल ऑपरेटर में चले जाते हैं। आइडेंटिकल ऑपरेटर में जाकर मैं कंट्रोल V कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसका आंसर जनरेट करवाता हूँ। यहाँ पे ये देखें इसका फॉल्स आंसर आ रहा है, ठीक है, फॉल्स आंसर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ये आपने देखा, यहाँ पे हमने ये आउटपुट कराई तो इसने हमें फॉल्स दिया। क्यों फॉल्स दिया, चले इसको एनालाइज करते हैं। फॉल्स करने की वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पे 10 है, यहाँ 12 है, तो उसने उसको इक्वल करने के बाद आंसर को फॉल्स ही देना था, ठीक है। लेकिन चले मैं इसको 10 कर लेता हूँ ट्रू करवाने के लिए। जी मेरे पास ये किया तो ये 1 आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू ट्रू है। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिकल को हमने चेक करना है, तो हम इस तरह करते हैं, इसको स्ट्रिंग टाइप दे देते हैं, ए को स्ट्रिंग टाइप दे देते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो देन भी आपके पास ट्रू आ रहा है, लेकिन ट्रू नहीं आना चाहिए क्योंकि ए जो है यहाँ पर बल्कि टाइप कास्ट करना पड़ेगा हमें। टाइप कास्ट करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये क्यों दे रहा है, क्योंकि इसने इसको भी चेक करना होता है कि आपकी सॉरी यहाँ इक्वल सिंगल है, ट्रिपल इक्वल आई कर देते हैं इक्वल,
रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए फॉल्स कर दिया इसने। क्यों फॉल्स कर दिया है कि इसकी डेटा टाइप चेंज है। ए की डेटा टाइप स्ट्रिंग है, बी की डेटा टाइप इंटीजर है, तो उसने आइडेंटिकली उसको बता दिया है कि आपकी वैल्यूज ठीक है लेकिन आपकी डेटा टाइप गलत है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको प्लस इसको कर देता हूँ, इक्वल कर देता हूँ और डेटा टाइप भी इक्वल है, देन ये आपको ट्रू देगा। ठीक हो गया। इसी तरह इसको कॉपी करता हूँ, इंप्लीमेंट करते हैं नॉट इक्वल को। ठीक है, नॉट इक्वल के लिए हमें सिर्फ इतना नॉट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 5 करता हूँ तो ये देन ट्रू देगा। ठीक है, ये देखिए ट्रू आ गया। नॉट इक्वल, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, 5 और 10 सेम वैल्यू नहीं है, यहाँ पे नॉट इक्वल के साइन में उसने बता दिया। इसी तरह नॉट इक्वल के लिए इसको भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये इसके ऊपर भी क्या आंसर ट्रू आता है। यहाँ पे फॉल्स आया है। क्यों फॉल्स आया है, चलें इसको देख लेते हैं कि फॉल्स आने की क्या वजह है। $, यहाँ पे वैल्यू इक्वल है, 5 कर देता हूँ, देन रिस्पॉन्स देखते हैं। ये देखिए 1 आ गया, इसका मतलब नॉट इक्वल ट्रू है इसका। ठीक है, नॉट आइडेंटिकली के लिए कंट्रोल आई के लिए यहाँ पे नॉट लगा देते हैं तो क्या ये आंसर देता है, ये अब सेम है। ठीक है, फॉल्स आ गया है, सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये सेम है, सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स आ गया। चले मैं यहाँ पे 3 वैल्यू देख लेता हूँ, वैल्यू चेंज करके देख लेता हूँ, देन ये ट्रू आ गया। ठीक है, इसका मतलब है इसकी या तो वैल्यू इक्वल नहीं है, ना ही होनी चाहिए, या फिर टाइप इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह जाते हैं यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 कर देता हूँ, देन ये आंसर ट्रू करे। ठीक है, ये ट्रू कर दिया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह लेस के लिए, यहाँ पे ए की वैल्यू कम होनी चाहिए बी से। ठीक है, देन ट्रू करे, ये देखें ट्रू हो गया। ठीक है, इसी तरह लेस देन इक्वल के लिए भी यही तरीकाकार है, लेकिन इसमें अगर इक्वल है देन ये ट्रू देगा। लेस देन इक्वल हो, इसके ऊपर भी ट्रू देगा, यहाँ वैल्यू लेस होगी तब भी ट्रू देगा। ठीक है, ये देखें 1 ट्रू दे दिया। लेकिन अगर मैं वैल्यू ए की वैल्यू 5 कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देन भी ट्रू है। ठीक है, इसी तरह लास्ट में जो ऑपरेटर हमने पढ़ा है उसको भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं, देन ट्रू आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेंजिंग एक करके देखता हूँ कि लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब ए की वैल्यू मैं ज़्यादा कर देता हूँ तो देन ये फॉल्स देना चाहिए। ठीक है, सॉरी, ए की वैल्यू ग्रेटर देन कम कर देता हूँ तो ये फॉल्स तब दे। ठीक है, ये मेरे पास फॉल्स आ गया। लेकिन अगर मैं 10 रखता हूँ या इससे ज़्यादा वैल्यू रखता हूँ देन ये आंसर आपको ट्रू देगा। ठीक हो गया। ये हैं हमारे कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो बार बार यूज़ होते हैं। ठीक है, इनमें लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और जो इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ होते हैं। कंपैरिजन के लिए यूज़ होने वाले बहुत अहम ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, आइडेंटिकली बहुत कम यूज़ ऑपरेटर होता है। ठीक है, लेकिन बाकी ऑपरेटर जितने भी हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसी तरह हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को आपको बताया कि असाइनमेंट ऑपरेटर के किस तरह इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरे आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल, स्ट्रिंग और अरे ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।